हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के संबंध में, जिसका तिथि फरवरी में निर्धारित किया गया है। तो देखा जाए, समय आपके पास 1 महीने से भी कम बचा हुआ है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की करनी है। आज का सेशन आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है वायलिन, संतूर, सारंगी, मृदंग। देखिए यहाँ पर बिंदा खां की अगर हम बात करें तो सारंगी वाद्यक थे उस्ताद बिंदा खां। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीपी की अगर बात करें तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारंगी वादक में और भी लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उस्ताद बिंदा खां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस्ताद बिंदा खां की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ए है स्थिति का सिद्धांत, बी बहुकारक का सिद्धांत, सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत और डी है आनुवंशिक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतृत्व का सिद्धांत। चूंकि यूपीपी में प्रैक्टिकल ये क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यानी नेतृत्व का सिद्धांत की अगर बात करें तो बहुकारक का सिद्धांत जो होगा वो नेतृत्व का सिद्धांत के लिए बहुत ही संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। बहुकारक का सिद्धांत ये होता है कि यदि नेतृत्वकर्ता विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए यदि नेतृत्व करेगा तो वो बहुत ही आराम से नेतृत्व कर सकता है और बहुत ही आसानी से, जो पूर्ण रूप से क्या होगा, वैज्ञानिक माना जाएगा। तो बहुकारक का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स को देखेंगे और मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसके बाद आप सभी चीजों को ध्यान में, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व कर ले जाएंगे, इसीलिए इसे संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ए है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां पर कार्बन उत्सर्जन, देखिए कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाए, इसके लिए भारत ने एक लक्ष्य रखा है और यहाँ पर दिया है कि वह ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का भी ये क्वेश्चन है, इसके अलावा ये स्टैटिक जीके का भी प्रश्न बन जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्न्ड अधिकारी होता है? ए जनरल, बी एडमिरल, सी एयर चीफ मार्शल, डी उप लेफ्टिनेंट। यहाँ पर भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर, यहाँ पर अगर बात करें तो एडमिरल जो होता है वो सर्वोच्च स्थान पर कमिश्न्ड अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछे कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो तीनों सेनाओं के सेनापति माने जाते हैं। नहीं, सर्वोच्च भारत का विधिक अगर बात करें कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी या प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना, यहाँ पर भारतीय नौसेना दिया, वायुसेना और स्थल सेना, तीनों के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तत्कालीन वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो पहली महिला आदिवासी अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले ही वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी दिया था, और इन आपको 11 सूत्री मांग में बताना है कि कौन सी मांग संदर्भ में सही है। ए है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बता देती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले आप भू राजस्व को 50% कम करिए, और दूसरा, उस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे बंगाल विभाजन के विरोध में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को कैद कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये 2 चीज तो करिए ही। तो ये 11 सूत्री मांग में ये 2 मांग थी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था
कि भू राजस्व जो है वो 50% की कमी करी जाए, ताकि लोगों को इसको चुकाने में क्या हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाला सेंटर होता है और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य की रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल सीध में पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। और ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिल्कुल प्रश्न बार बार हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, अगर अनुसूचित जनजाति के संबंध में कोई संरक्षण आता है या कोई अनुसूची जारी होती है तो इसकी शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। एकमात्र भारत का राष्ट्रपति है जिनके पास ये शक्ति है कि वो किसी भी जनजाति के संरक्षण में कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी अनुसूची बना सकते हैं। उनके संबंध में ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है मध्य प्रदेश। बहिनी दरबार समाचार पत्र जो होता है वो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। बहिनी दरबार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट का भी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का भी प्रश्न है। तो बहिनी दरबार हो गया आपका एमपी से। ये प्रश्न जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आदि ग्रंथ की रचना या आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अंगद ने, गुरु रामदास ने, गुरु हरराय ने, गुरु अर्जुन देव ने। मैं आपको एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट जो बता देती हूँ। 9वें गुरु जो थे और 5वें गुरु, इनकी हत्या जो है वो मुगल शासकों द्वारा कराई गई थी। एक की हत्या किसके द्वारा और 9वें की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में इसलिए आपको बताना है ताकि आप जान सकें कि आप इसके लिए आप क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो गुरु अंगद हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु हरराय हैं और अर्जुन देव हैं, जिन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। आगे क्वेश्चन, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने, वीर नरसिंह ने। तो कृष्णदेव राय ने तुलु राजवंश की स्थापना की थी, ऐसा ये माना जाता है। ये तुलु राजवंश के सबसे प्रमुख अगर बात करें तो प्रमुख शासक थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। तो अगर पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर गौरी और गजनवी की बात करें तो गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मोहम्मद गोरी की, तो ये तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसी ने भारत पर सोमनाथ मंदिर पर अभी आक्रमण किया था और वहां की मूर्तियों को, सोने चांदी को लूटा था और मंदिरों को ध्वस्त किया था। लेकिन अगर भारत पर पहला आक्रमण मुस्लिम अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? शस्त्र शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, क्योंकि इसके लिए भी आप टॉपिक को पढ़ेंगे। उपवेद नहीं है, यानी वेद के भी क्या है, यहाँ उपवेद दिए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपवेद नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आगे क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर और 3 साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय हैदरपुर आर्द्रभूमि की बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको पता है यूपी का
परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो यूपी के वेटलैंड जितने हैं 10 वेटलैंड जो हैं यूपी में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10वां आप बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर रामसर साइटों की संख्या पूछेंगी तो आप बता देंगे कि क्या है, 10 है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 10 है। तो ध्यान रखिएगा, हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का 47वां रामसर स्थल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर विश्व परिसर पूछे तो 2463 ये रामसर स्थल के रूप में है। तो देखिए आज का सेशन यहाँ तक था। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार फिर बता देती हूँ, एक आपका ये आंसर क्वेश्चन होगा कि कौन सा उपवेद नहीं है, और दूसरा आपको ये बताना है कि यहाँ पर कि आदि ग्रंथ की रचना या संकलन किसने किया था। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपका सेशन, आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।